Everybody बेटा put your camera on. मैम फैक्टराइज तक किया था। हाँ, और मैंने होमवर्क भी दिया था ना, फैक्टराइज करवाने के मैंने होमवर्क दिया था। हाँ मैम। केस भी छोड़नी है। यस मैम। नित्या बेटा तुमको व्हाट्सएप पे तुम्हारा रोल नंबर भेजा है अभी, उससे लॉगिन उसे रीनेम करो बेटा। यस मैम। रुद्रा पटेल बेटा अपना आईडी से वो करो, रीनेम करो। एवरीबडी शुड बी लॉग इन बाय देयर आईडी बेटा, रीनेम कर दो अगर नहीं हुआ हो। ठीक है, चलो पुट योर कैमरा ऑन एवरीबडी। Everybody's camera should be on बेटा। We have started the polynomials बेटा, हमने polynomials start किया है, chapter number 2, okay? And polynomials यानी quadratic, this is the standard form of a quadratic equation. ax square plus bx plus c, this is the standard form. जैसे अगर मैंने कोई equation लिखा 3x square plus 5x minus 7, ठीक है? अब इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो what is the value of a? x square का कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है just 3. What is the value of b? x का जो कोएफिशिएंट होता है that is the value of b, and value of c is minus 7. ठीक है? एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं बेटा, इसके सब ध्यान देना। a x square का कोएफिशिएंट होता है that is called a, x का कोएफिशिएंट is b and c is constant with sign, उनको साइन के साथ लेना है, ठीक है? तो माइनस वालों का खास ध्यान रखना है, प्लस तो हम लिखे नहीं लिखे मैटर ही नहीं करता, बट साइन जिसकी माइनस हो उस पर ध्यान देना है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? अब इसमें हम आज कुछ टाइप्स देखेंगे। तुमको बेटा लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था उन सब में ऐसे इक्वेशंस थे जिसको तुम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे थे, ठीक है? नाउ देयर आर 3 टाइप्स। टाइप 1 जिसमें a, b और c तीनों में से कुछ भी जीरो नहीं है, मतलब ऐसे इक्वेशन, सच इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर x और कांस्टेंट सब कुछ है, ओके? a भी है, b भी है और c भी है, तीनों है। सेकंड टाइप जिसमें b 0 है, b 0, इसका मतलब कौन सा टर्म निकल गया, कौन सा टर्म एलिमिनेट हो गया? अगर b 0 है मतलब ये टर्म निकल गया, तो क्या बचा? x स्क्वायर का टर्म और पीछे कांस्टेंट, मतलब ऐसे इक्वेशन 3x स्क्वायर minus 50, x स्क्वायर minus 7, 2x स्क्वायर minus 8, ऐसे इक्वेशंस जिसमें बेटा x का टर्म ही नहीं है, मतलब b
0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म निकल जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट बचेगा। दिस इज योर सेकंड टाइप, आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज योर थर्ड टाइप। बोलो थर्ड टाइप क्या होगा? थर्ड टाइप क्या होगा बेटा? फर्स्ट टाइप भी जीरो नहीं, सेकंड टाइप जिसमें बी जीरो। व्हाट इज थर्ड टाइप? सी जीरो, ठीक है, जिसमें सी जीरो यानी कि कांस्टेंट ही नहीं होगा। ऐसे इक्वेशंस होंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें कांस्टेंट होगा ही नहीं। कांस्टेंट होगा नहीं मतलब ऐसे सम 3x² + 15, फिर x² - 4x, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, 15x 4x, x² का टर्म है, x का टर्म है बट कांस्टेंट नहीं है, पीछे जो कांस्टेंट होता है वो है ही नहीं, ठीक है। तो दीज आर द थ्री टाइप। अब मेरे को ये बताओ, a की वैल्यू 0 हो सकती है? ऐसा कोई फोर्थ टाइप या ऐसा कोई अनदर टाइप आ सकती है a की वैल्यू 0 हो? इज पॉसिबल और नॉट? आई एम आस्किंग यू। नो मैम। नो मैम। a की वैल्यू 0 हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती बताओ? Because ma'am, this will be can't be an quadratic equation. यस, अगर बेटा a की वैल्यू 0 हो गई मतलब ये पूरा टर्म निकल गया, और अगर ये पूरा टर्म निकल गया तो इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक तो बचा ही नहीं। क्वाड्रेटिक क्यों होता है? क्वाड्रेटिक इसलिए होता है क्योंकि उसका पावर 2, x² y² t² वो टर्म होते हैं, तभी उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब वो टर्म ही निकल जाए, x² y² ऐसे कोई स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचे तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं हुआ फिर तो, राइट। इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है, a शुड नेवर बी 0। बाकी दोनों 0 चलेंगे, b भी 0 चलेगा, c 0 भी चलेगा, बस a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सो दीस आर द थ्री टाइप्स जिसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस मतलब सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे हम इसके। टाइप 1 हम कर चुके हैं, उसके फिर से एक दो सम आज करेंगे, फिर टाइप 2 करेंगे और फिर टाइप 3 करेंगे, ठीक है। टाइप 2 b की वैल्यू 0 होगी, टाइप 3 c की वैल्यू 0। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। Find zeros, okay? Zeros, zeros का मतलब होता है to find the zeros, सॉल्यूशन फाइंड करना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अगर x का वेरिएबल है तो x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। और वो जीरोस के नाम भी होते हैं हमारे पास, which is अल्फा एंड बीटा, इसे बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। So let's start. First sum, x² - 2x - 8। जिसे आता है बेटा वो फटाफट अपने नोटबुक में कर लो, जिसे नहीं आता है फर्स्ट लेक्चर में वो यहाँ पे लिख लो। x² - 2x - 8। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पूछा है फाइंड जीरोस, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, इसे फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? जीरो फाइंड करना हो तो इक्वेशन पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। फर्स्ट है जीरो फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल जो भी दिया है उसको हम रखेंगे इक्वल्स टू 0। बेटा सबके कैमरा में को ऑन चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग, अब यहां से रिमूव होते जाओगे एक एक। सो ये हो गया पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। नाउ सेकंड स्टेप इज फैक्टराइज। सारे जो है ना पाजा पार्टिसिपेंट्स तो रोज आए म्यूट हो जाओ देवर्षी। एट के फैक्टर्स सच दैट 2 आए। हमें 8 के फैक्टर्स बताने हैं कि 2 आए। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हैं। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 4। मिडिल टर्म में क्या लाना है? -2 लाना है।
मिडिल टर्म में लाना है -2, तो 2 और 4 को यूज करके हम -2 कैसे लाएंगे? 2 minus 4. Yes, 2 minus 4, or you can write down like this also. -4 plus 2. ठीक है, माइनस में आंसर लाना है तो बड़े नंबर को माइनस की साइन देनी पड़ेगी, तो ही आएगा माइनस में आंसर। ठीक है, हमेशा ऐसा सोच के चलने का, साइन में ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में बेटा साइन डोमिनेट होती है। डोमिनेट यानी कि जो बड़ा नंबर उसकी साइन ही चलेगी, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव, नेगेटिव तो मेरे को आंसर में -2 लाना है तो कोई माइनस की साइन देंगे, राइट। विल डू स्प्लिटिंग x² -2 की जगह पे मैंने बेटा बताया, एक और चीज भी बताई, जिसको साइन में प्रॉब्लम होती है ना, जिसको साइन में दिक्कत होती है कि कौन से नंबर को कौन सी साइन दे, तुम साइन में टेंशन नहीं करने की, साइन की टेंशन करनी ही नहीं है। तुम्हें इतना तो पता है ना, मेरे को मिडिल टर्म 2 लाना है, तो 4 और 2 से 2 कैसे आता है? 4 - 2, राइट। यू जस्ट हैव टू डू, यहाँ पे 2 है उसकी जगह लिखो 4 - 2, सिंपल। बाकी सब कुछ एज इट इज, मैंने कहीं पे कुछ हिलाया नहीं, कुछ मूव नहीं किया, सिर्फ 2 की जगह पे ब्रैकेट में 4 - 2 लिखा। तुम्हें साइन की टेंशन लेनी नहीं है, किसको माइनस किसको प्लस। अब ब्रैकेट ओपन करो, ओपन द ब्रैकेट, -4x माइनस माइनस प्लस 2x। देखो साइन अपने आप ही एडजस्ट हो गई, तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें कौन सी साइन लेनी है, 4 को माइनस लेके 2 को माइनस ले, वो अपने आप ही एडजस्ट हो गई साइन। ओके, नाउ कॉमन निकालेंगे, x -4. yes, x will be common, first इसमें से x is common, x - 4, यहाँ पे जो साइन हो वही साइन रखो, प्लस की साइन है प्लस ही रखो। 2 और 8 कॉमन क्या है डॉक्टर? 2 और 8 में से 2x -4। 2x -4. तुमको ट्रिक इसमें यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देने का, जिसको कॉमन निकालने में दिक्कत होती हो, फर्स्ट x - 4 है वही लिख दो, सेम ब्रैकेट, क्योंकि वो सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम ब्रैकेट लिखो। अब यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2x, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? x। कौन सा नंबर बाहर निकल गया तुम्हें पता चल जाएगा। 2x से x हो गया, मतलब 2 बाहर निकल गया, 2 डन हो गया, कॉमन भी निकल गया। इक्वल्स टू 0 रखना भूलना नहीं है, क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे थे। कॉमन ब्रैकेट है वो लिखो, x - 4 x + 2 equals to 0, x - 4 equals to 0 and x + 2 equals to 0। दोनों को अलग अलग करके equals to 0 है। So value of x हो गई 4 और यहाँ पे value of x हो गई -। ओके, मेरे पास x, ये दिस इज द सॉल्यूशन। इसे जीरो इसीलिए बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल में पहले तुम x की वैल्यू 4 रखोगे ना, तो पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। तुम 4 रख के सॉल्व करोगे, इट विल बिकम 0, एंड -2 रख के सॉल्व करोगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस विद ई आना चाहिए, जीरोस। ओके, दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। हमने जीरोस को नाम दिए हुए हैं और यही नाम देना है, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं देना है, अल्फा बीटा ही चलाएंगे अपना। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास ये चॉइस है कि तुम इसको अल्फा दो और इसको बीटा दो, दैट इज ओके, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, बट नाम अल्फा और बीटा ही होना चाहिए। ठीक है, अपना कोई भी ग्रीक लेटर लाके मत घुसा देना इधर, मेरे को अल्फा बीटा अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ और नाम दे दिया, वो नहीं चलेगा। इट शुड बी अल्फा एंड बीटा। व्हाट आर अल्फा बीटा? अल्फा बीटा आर zeros of the quadratic polynomial, ऐसा बोलने का रखो ही। What are alpha beta? Alpha beta are zeros of quadratic polynomial, quadratic, क्योंकि क्यूबिक आएगा तो फिर अलग होंगे zeros, उसमें अल्फा बीटा और गामा आएगा। ठीक है, वो बाद में करेंगे, बट what are alpha beta? Alpha beta are
zeros of quadratic polynomial. Okay, clear? Zeros find करना पड़ा, सबको clear हो गया? If anybody is having doubt, मैं next time करूँगी तो उसमें भी और थोड़ा समझ में आ जाएगा मेरा. If anybody is having any kind of doubt, then raise your hand and ask. These are the zeros of quadratic polynomial. Splitting middle term. ठीक है? Now इसके आगे, अब यहाँ तक तो बेटा बाकी सब भी जो लास्ट लेक्चर में थे मेरे साथ, उन सब ने यहाँ तक तो किया था. अब इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा था मैंने? Find zeros, zeros स्पेलिंग देखना, जीरो ZEROS नहीं, वो नंबर होता है. जीरो को नंबर जीरो के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. ये नंबर है जीरो, ठीक है? और ये इसमें ई आता है, zeros. These are not, this is not zero, this is solution. This is solution. Value of the variable, unknown variable. Okay? Now, question था, find the zeros of जो भी quadratic polynomial था and verify. अब इधर ध्यान देना सब लोग, relationship between zeros and coefficient. ओके, एक भी चीज समझ में नहीं आई होगी तो मैंने लिखी अभी वेरीफाई के बाद. ठीक है? आई नो दैट. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट. वेरीफाई करना है, बट बिफोर दैट मैंने इसके अल्फा बीटा सबने लिख लिया ना, मेरे को अभी रिक्वायरमेंट होगी है इसकी, सबके पास है ना इसके जीरोस. मैं पूछूंगा कि मेरे को पता है रिलेशनशिप. अब बेटा अल्फा बीटा के ना दो फॉर्मूलाज, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और एक है अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय. इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस. अल्फा बीटा क्या होता है? जीरोस. बीच में क्या है? सम. सो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अब ये क्यों है, ये फॉर्मूला क्यों है, वो मैं तुम्हें इसके बाद बताऊंगी कि क्यों है. पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. नाउ फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए. वो मैंने फर्स्ट एकदम पहले ही बता दिया. व्हाट इज ए बी सी? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना हमारा. यहाँ पे इक्वेशन क्या है? पहले मेरे को बताओ बेटा अल्फा बीटा क्या था अपना? व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? -3 2 क्या था मैम? अल्फा था -2 एंड बीटा था 4. अल्फा का -3 बीटा था 4. मेरा पॉलिनोमियल ये है x² 2x 8. इसमें से a b c की वैल्यू लिख देंगे. व्हाट इज a? a की वैल्यू क्या है? 1 1. b की वैल्यू -2. -2. करेक्ट. -8 साइन को बेटा छोड़ना नहीं है, साइन के साथ ही चलना है. ठीक है? अब हमें वेरीफाई करना है. यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन. यू विल राइट वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन कोई भी चीज वेरीफाई मतलब LHS इक्वल्स टू RHS. यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस वर्ड राइट. पहले भी एक एग्जाम में से करते ही आ रहे. वेरीफाई क्या होता है? वेरीफाई मतलब LHS इक्वल्स टू RHS करना है. So what is your LHS? Your LHS is alpha plus beta. What is alpha? -2. Is beta 4. -2 plus 4 is RHS minus B upon A. माइनस बेटा फॉर्मूला में, ठीक है? ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखा है, ये फॉर्मूला में है.
तो ये सब एवरी टाइम व्हेनेवर यू राइट, सबसे पहली चीज ना माइनस लिख ही देना है, तो फिर ही b की वैल्यू देखनी है क्या है, पहले माइनस रख ही दो, उसके बाद चेक करो व्हाट इज वैल्यू ऑफ b। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है -2 अपॉन a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? 1। Okay, so this is minus minus plus. Done. अब हमें क्या करना था? वेरीफाई कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल है, ये रहा LHS, RHS, आगे दोनों की वैल्यू इक्वल, इट इज वेरीफाइड। फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया। ऐसे एक नहीं करना है, दोनों करना है। वेरिफिकेशन बेटा ऐसे ही हमें दोनों का करना है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट का वेरिफिकेशन हो गया। अब सेकंड करते हैं। LHS alpha into beta multiply alpha -2 beta 4, this is -8, ठीक है। और फिर आएगा RHS, RHS है C upon A, what is value of C? -8, what is value of A? 1, हो गया। -8 upon 1 कितना होता है? -8, so it is verified। देखो इसका आंसर भी -8 आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया? -8, so it is verified। ओके, लिख लो पहले बेटा, ये क्वेश्चन लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पूरा आई विल ट्राई एक ही बोर्ड पे एक बार में पूरा आ जाए ऐसा एक बार, ठीक है। सबसे पहले पूरा 4 मार्क का सामा बेटा, ये फुल सबसे पहले फाइंड किए जीरोस, अल्फा बीटा फाइंड किया। कैसे फाइंड किए? स्प्लिटिंग मेथड काम करके जीरोस आ गए। फिर किया सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जब भी वेरिफिकेशन बोला है बेटा दोनों फॉर्मूला करना है, उसमें बताएंगे नहीं कि तुम ये करो या ये करो, दोनों के दोनों करना है। जब भी लिखा हो वेरिफिकेशन मतलब दोनों ही सॉल्व करना है। और क्या करना है? उसके LHS को और RHS को इक्वल करना है। अब इसमें सब वैल्यू हमारे पास होती है। अल्फा बीटा हम फाइंड कर चुके हैं और ABC की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख दो। देन यू हैव टू गो LHS RHS, दोनों की वैल्यू इक्वल। सेकंड फॉर्मूला में डालेगा प्रोडक्ट में, दोनों का प्रोडक्ट करो, LHS C/A करो RHS, दोनों की वैल्यू इक्वल, ठीक है। ये लिख लो बेटा सब लोग, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। डन। अब कर दूं बेटा, हो गया सबका? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक और सम लेते हैं जिसमें पूरा सॉल्व करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। विल बी एवरीथिंग वेरिफिकेशन के साथ। मैम जिसका सेकंड हो गया वो वेरीफाई कर दे। हाँ हाँ बेटा, find the zeros and verify। क्वेश्चन वही है, find the zeros and verify, ठीक है।
तो सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप इक्वल्स टू 0, 4x square 4x plus 1 that is equals to 0. अब splitting middle term you can do, yes, splitting middle term also, and अगर जिसको फैक्टराइज अच्छे से आता है तो they can see this is a perfect square trinomial, a minus b whole square हो रहा है, a minus b का whole square है ये, और नहीं पता चल रहा तो splitting middle term तो है ही, splitting middle term is the savior, वो हर जगह काम आ जाता है, ठीक है। तो splitting middle term भी करना हो तो कर सकते हो। कैसे करेंगे splitting middle term? 1, पीछे जो नंबर है 1, और आगे कोएफिशिएंट देखना है। इसके पहले वाले सम में थोड़ा सिर्फ x स्क्वायर था, आगे x स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए जो भी लास्ट टर्म है उसी के फैक्टर। इसमें यू हैव टू सी 1 और ये आगे 4, दोनों को मल्टीप्लाई। व्हाट इज 4 मल्टीप्लाई 1? 4। तो हमें निकालने हैं फैक्टर्स 4 के। 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 का 4 1 का, ये होते हैं फैक्टर्स। अब इसमें -2 हाँ, अब इसमें यू हैव टू ब्रिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? 4 और -4। जो लोग साइन के साथ कर सकते हैं वो साइन के साथ डायरेक्टली कर दो, जिसको नहीं समझ में आता उनको मैंने टेक्निक बता दी क्या करना है, ठीक है। -4 तो इसमें आएगा 2 + 2, बट मेरे को माइनस चाहिए तो -2 -4 मतलब -2 -2। So now we'll put here 4x square -2x plus 1 equals to 0. Take out common, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? 2x कॉमन निकल रहा है 2x। बचा क्या अंदर? 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 सा x minus 1। आया ना बेटा समझ में? कॉमन निकालना, यहाँ पे 4 और 2 में से कॉमन निकला 2, राइट। क्या बचा अंदर? 2 2 सा 4, तो इधर बचा 2, इसमें से देखो यहाँ से क्या बचा? 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकला, बचा 2x minus 1। तो इधर बीच में दोनों के बीच में फाइंड है, वही फाइंड इधर। यू कैन पुट सेम ब्रैकेट इधर, देखो 2x की जगह पे 2x है, 1 की जगह पे भी 1 ही है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकला। तो कुछ भी कॉमन नहीं मतलब ऑलवेज 1 सबका फैक्टर होता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, 1। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 2x - 1 2x - 1 equals to 0। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम आपने जो 5 सम्स दिए थे वो तो अलग दिए थे ना, मतलब टेक्स्ट बुक से नहीं थे ना? पूरा करने दो बेटा, ऐसे बीच में आउट ऑफ द लीग वाले क्वेश्चंस मत पूछो, अभी पहले ये खत्म हो जाए फिर पूछो, ठीक है। ये बीच में लिंक मत ब्रेक करो। 2x - 1 2x - 1 equals to 0 हो गया। अब दोनों को हम equals to 0 पुट करेंगे, 2x - 1 equals to 0, दोनों ब्रैकेट को equals to 0। So 2x equals to 1 and s equals to 1/2। Value of s equals to 1/2। तो ये मेरा अल्फा आ गया था, सेम इधर वही का वही आएगा सेम, ये आ गया बीटा, ठीक है। अल्फा ये जीरोस आ गए, these are called zeros आ गए, अल्फा आ गया और बीटा भी आ गया। अल्फा 1/2, ठीक है, अल्फा आ गया 1/2, बीटा भी आ गया 1/2। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ a b and c। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a,
b x का जो कोएफिशिएंट है -4 और c लास्ट में जो कांस्टेंट है दैट इज 1. नाउ यू डू द वेरिफिकेशन. सबसे पहला फॉर्मूला minus b upon a. Alpha plus beta equals to minus b upon a. Do the verification बेटा. चलो LHS equals to RHS. सबकी वैल्यूज मैंने लिख दी है ऊपर. अब उसका वेरिफिकेशन करो सब लोग. नित्या बेटा समझ में आया? यस मैम. ठीक है. और बेटा नित्या बेटा तुम्हें ना अपने उससे रीनेम करो. तुम्हारा आईडी क्या है नित्या? टेल मी. नित्या ये रेडमी वाली नित्या थी. ओके. नाउ नेक्स्ट. ये बेटा सबका वेरीफाई किया? Yes, ma'am. सबका Yes, ma'am. प्रोडक्ट एंड ये Yes, ma'am. प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाइड डन राइट? मैम हाँ मैं आपने वेडनेसडे को दूसरे सम्स दिए थे. हाँ मैम. उसमें वेरीफाई करना है. तुम्हारा होमवर्क वही होगा. अच्छा. Okay. कंटिन्यू में भी हमको भी ना बेटा तुम लोगों को हाँ मैम. बस उसमें अब नीचे सब सम्स में तुमको वेरिफिकेशन करना है सब में. ओके मैम. ओके मैम. Next sum will be this. 6x squared minus 3 minus 7x. देखो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि x स्क्वायर के बाद x का ही टर्म आना चाहिए. ओके. साइन नहीं चेंज किसी की भी क्योंकि हम उनको लोकेट नहीं कर रहे. घर नहीं बदल रहा है, जगह बदल रही है. घर वही है उनका तो जगह बदल रहे. ठीक है. तो साइन नहीं चेंज करना कि इधर से इधर मूव किया तो माइनस का प्लस कर दिया. डोंट चेंज साइन. हम सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं. 7x पहले लिखा 3 पीछे लिख दिया. ठीक है. अब यू विल फाइंड द फैक्टर्स. 6 3 का तो 6 3 का क्या होता है 18. So factors of 18. 9 2 जा. हाँ ये तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं है. ठीक है ना. जिस टाइम राइटिंग 9 2 का 6 3 का मुझे लाना क्या है 7. तो दैट इज 9 minus 2. बट मुझे लाना है -7. तो हो जाएगा बड़े नंबर को साइन हो जाएगी माइनस और दूसरे को जाएगी प्लस. ठीक है. और जिसको नहीं आ रहा वो ब्रैकेट में 7 की जगह लिखो 9 minus 2. जब ब्रैकेट ओपन करोगे अपने आप एडजस्ट हो जाएगी साइन. ठीक है. तो ये हो गए फैक्टर्स इसके 9 and 2. तो हियर वी विल राइट 6x squared 9x 2x 3 equals to 0. देखो कॉमन 6 और 9 क्या कॉमन आएगा बेटा? 3x. दोनों कौन से टेबल में आते हैं? Yes, ma'am. ठीक है. 3x 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 के टेबल में 6 आता है 2 का. 2x. और 9 कब आता है 3 का. 3. और x तो बाहर ही है इसलिए x में लिखेंगे. बीच में साइन है प्लस Plus 1. 2x minus 3 सेम ब्रैकेट. अब कंपेयर 2x और 3 और साइन भी वही है. मतलब कॉमन क्या लिखा? क्या कुछ भी नहीं यानी 1 और इक्वल्स टू 0 लिखना है. तो 2x minus 3 3x plus 1 3x plus 1 ये वाला और 2x minus 3 तो दोनों कॉमन ब्रैकेट्स है. दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0. So this will be 2x minus 3 equals to 0 will become 2x equals to 3 x equals to 3 upon 2. इधर भी 3
x equals to -1, x equals to -1/3. ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा. ओके, नाउ विल डू द वेरिफिकेशन. ये हमारे जीरोस निकल गए, अल्फा एंड बीटा जीरोस आ गए. Now verification. Alpha 3/2, beta -1/3. A B C की भी वैल्यू लिखोगे. A की अब ये यहाँ पे देखना A B C है, बड़ा ऊपर मत देख के लिख देना. ये A की वैल्यू 6, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू -3. A की वैल्यू 6, B की वैल्यू -7, C की वैल्यू -3. Now you do the verification, brother. LHS 3/2 plus -1/2. Take the LCM and solve. Plus minus, the -2. So 3 3s are 9 minus 2, 7/6. यह है हमारा LHS. Now move to the RHS. RHS है -B/A. पहले माइनस लिख देना, फिर ही B की वैल्यू -B/A. Done, ma'am. हो गया वेरीफाई बेटा. -B/AB. Yes, ma'am. 6. Yes. Right. Next to the product. Product alpha into beta. 3/2 -1/2. If we cancel -1/2. And RHS C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 6. 3 1s are 3 2s are -1/2. किसी को भी क्वेरी, यहाँ पे टाइप 1 खत्म हो रहा है. ये टाइप 1 खत्म हुआ. किसी को कोई क्वेरी है बेटा तो पूछो मुझे पहले, फिर मूव करें आगे. सबको आ गया? हम एकदम जीनियस में हो गए. वेरी गुड. Yes, ma'am. 4u² plus 8u. अब ये वाले सम्स जो है टाइप 2 एंड टाइप 3 ये काफी छोटे होते हैं बेटा, बट इजी भी होते हैं. बट मिस्टेक ज्यादा इसी में होती है, उसमें नहीं होती, इसमें होती है. सिली मिस्टेक्स. फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज 0 लाना है, तो इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. कॉमन निकालना है. ओके, ऑलवेज टेक आउट कॉमन. डोंट टेक 8u को इधर. ऐसा करोगे ना तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी. मेरे को दो वैल्यूज चाहिए, अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए, भले दोनों सेम हो. ठीक है, टेक आउट कॉमन. कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में? 4. 4 और 8 में से निकला 4, u² और u में से निकला u.
क्या बचा u U plus 2. ये ऐसे हुआ देखो लाइक दिस मतलब अब इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 करोगे और एक इसको तो u की वैल्यू हो गई 0/4 that is 0 so this is your alpha beta u equals to -2 this is your ठीक है क्या किया सिर्फ कॉमन ही निकालना है you just have to take out common और दोनों को फिर से equals to 0 पुट करना है किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी मेथड एनीबॉडी इज हैविंग एनी अदर थॉट्स ध्रुवी बड़ा कुछ बोलना है तुमको डन अब वेरिफिकेशन पे आते हैं अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू -2 टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है 4. b की वैल्यू 8 0. 0 की वैल्यू है 0 कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है बेटा कांस्टेंट मतलब जिसके साथ जैसे 5 6 7 ऐसे नंबर कोई वेरिएबल ही नहीं होता उनके साथ सिर्फ नंबर होता है तो इधर u स्क्वायर का टर्म है u का टर्म है बट कांस्टेंट नंबर नहीं है यानी कि c फॉर कांस्टेंट वो नहीं है तो c की वैल्यू हो गई 0 डन वेरिफिकेशन कर लो बेटा सबका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा डन मैम मैम LHS RHS is equal to -2. हाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है -2 0 -2 दैट इज माइनस और RHS से -b अपॉन है वो आ रहा है 8/4 which is again -2 so it is verified first वाला वेरीफाई हो गया सेकंड है प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट 0 आ रहा है वो तीन है अल्फा इनटू बीटा 0 into -2 that is again 0 and c by 0.4 which is also 0 हो गया यस मैम ओके अब बेटा मैंने होमवर्क में जिनको लास्ट उसमें मैंने दिया था होमवर्क उनको बताइए क्या करना है उनको वो सारे वेरिफिकेशन वाले सम्स करने हैं और जो बेटा लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनको मैं अभी दे देती हूँ तो सेम यू हैव टू डू जो स्टूडेंट्स ने नहीं किया उनको करना है बेटा और जो लास्ट लेक्चर में था उसको सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं करना 18850 18,410 ओके 26,500 into 10 Okay, 500. yes 2650 થાય છે હા પરફેક્ટ છે 18,000 બેન છે તમને મેલ આવી જશે રિસીપ્ટ રાઈટ 7th મે साक्षी मैम बात करी साक्षी मैम लेक्चर अटेंड करो અને લેટ નો કે ને સેટિસ્ફેક્શન થયું છે કે साक्षी मैम
હા હવે તો બધું જ બનશે ને અત્યારે થોડુંક સાચવવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ અત્યાર સુધી એવું હતું કે એજ વાળાને થાય છે તકલીફ અત્યારે એવું કઈ નથી કોના ઉપર બી કેવી રીતે બી રિએક્ટ કરી રહ્યો છે साक्षी मैम आपका म्यूट ओपन माइक ओपन है साक्षी मैम क्या नहीं एक्सेंट ये बेटा करना है ठीक है जो बेटा जिसने नहीं किया है उनको ये सम्स करने हैं और जिन्होंने कर लिया है उनको इसके वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और जिनका फर्स्ट लेक्चर था उनको जीरोस भी फाइंड करने हैं और वेरीफाई भी करना है जीरोस फाइंड करके वेरीफाई भी करना है किसी को कोई सम में डाउट आ रहा है बेटा यहाँ पे रीअरेंज कर देना फोर्थ क्वेश्चन में ठीक है ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम इसका एक टाइप और बचा है अभी b इक्वल्स टू 0 वो कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे ठीक है अब तक सब लोग जिसका वेरिफिकेशन बाकी है वो वेरिफिकेशन कर लेना और जिसका जीरो देन वेरिफिकेशन दोनों बाकी है वो कंप्लीट कर देना ये सारे सब्स का चलो ओके नाउ आई एम लीविंग यू हैव नेक्स्ट लेक्चर आई विल लीव Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. हाँ बेटा लास्ट टाइम कहाँ तक किया था मैम आपने रेस्पिरेशन क्या होता है वो समझा दिया था और फॉर्मूला समझा रहे थे पर टाइम खत्म हो गया मैम एनएरोबिक हो गया ओके उसे फॉर्मूला नहीं बोलते रिएक्शन बोलते हैं अच्छा आप लोगों को एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया था उसमें में एरोबिक एनारोबिक हो गया था क्या मैं आपने उसकी फॉर्मूला समझा दी थी वो मैंने समझाई होगी ग्लूकोज पाइरुवेट फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा था हाँ मैम उसकी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ बेटा मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ क्या वो समझाया था मुझे बताना ठीक है
अभी यहाँ पे ऊपर मैंने प्रेजेंस लिखा था या एब्सेंस लिखा था ऑक्सीजन का? मैम ये नहीं समझाया था। नहीं, ये समझाया तो सही था, मुझे पता है, मैंने स्ट्रक्चर के साथ समझाया था, बट वेदर इट वाज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस, ये मेरे को पूछना है। मैंने आप लोगों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, मतलब एरोबिक समझाया है, एनेरोबिक बाकी है। मैम वो आप एक बार फिर से समझा सकते हो, क्योंकि वो मेरे को पता नहीं चला था इसलिए। कि उस टाइम पे उतना तो ब्रेक करके समझाया था मैंने, वो रिएक्शन आपको 3 से 4 बार समझाया था उस दिन। मैम मेरा नेटवर्क इश्यू था ना, तो मैं 15-20 मिनट के लिए मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा था। ऐसा तो मैं आगे कैसे बड़ा कराऊंगी, यही नहीं समझ आता है। चलो, ग्लूकोज, ये रिएक्शन तो अभी सेम ही रहेगा। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हो तो हमारे पास देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में पाइरुवेट है, मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर्स लिखवाए हुए हैं, सबके पास स्ट्रक्चर्स है इसके। पाइरुवेट का स्ट्रक्चर हाँ या ना? यस मैम। इससे यहाँ पाइरुवेट से आगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और हमको क्या मिलेगा? मैंने इसको बैलेंस करके आपको समझाया था। 6 कार्बन थे, इसका 6 कार्बन था, इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने। समझ आया बेटा आपको? ये ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसको हम तोड़ते हैं तो ये पाइरुवेट मिलता है। पाइरुवेट इज 2C कंपाउंड, सॉरी 3C कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन होते हैं, लेकिन ऐसे पाइरुवेट हमें 2 मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हम जब पाइरुवेट का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। बोलो मैम इसमें O6 कैसे हो गए? क्या इसमें O6 कैसे होंगे? मतलब यहाँ पे तो 3 ही है ना, तो फिर बाकी के 3 कहाँ पे हो गए? इसकी बात कर रहे हो? यस मैम। ओके, देखो ये रिएक्शन जो तुमको दी गई है ना, दिस इज जस्ट अ वर्बल रिएक्शन, इट इज नॉट द बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम्हारा टेक्स्ट बुक है तुम लोगों के पास, नो मैम। अगर टेक्स्ट बुक है तो आई टेल यू टू रेफर 1 मिनट, आई टेल यू पेज नंबर देखो उसमें। सी पेज नंबर 96। देखा 96 पेज नंबर? यस मैम। उसमें देखा है ये कितने हैं ऑक्सीजन? 6, 6 to the 12, 18, 18 plus 6। देखो यहाँ पे ना 12, मतलब हाउ दिस इक्वेशन गोज अकॉर्डिंग टू मी, 6 CO2 plus 6 H2O gives you C6H12O6, ठीक है। अब ये जो है यही हमने यहाँ पे लिया है, जो भी एडिशनल यहाँ पे है वो इसके साथ मिक्स होगा और फिर ये रिएक्शन आगे जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन 6 है, अरे नॉट कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन 6 है, तो दिस इज 6 to the 12, this is 6, this is gonna be 18, but you will have
water here. Here you are grabbing oxygen. So when you are grabbing more oxygen, this oxygen will be given by Krebs cycle. समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, तो जितने एडिशनल ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे क्रेब्स साइकिल की वजह से आएंगे। 6 ऑक्सीजन तो वैसे भी हम लेके चल ही रहे हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलो। So this is what is the equation for aerobic respiration which has been taught last time. Now let's move to anaerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके बुक में बस ऐसे इक्वेशन दे दिया है, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इट इन अ लिटिल बिट डिटेल फॉर्म। देखो एनारोबिक सबकी स्टार्टिंग प्रोसेस एक ही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट वगैरह में होता है तो क्या होता है, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज पाइरुवेट में टर्न होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म, प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब हम बढ़ रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक प्रोसेस में क्या होगा, आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ यीस्ट, और यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन। जहाँ पे ईस्ट और फर्मेंटेशन होता है वहां पे अल्कोहल बनता है। सो हियर आई गेट C2H5OH, that is alcohol, plus 2CO2, that is the carbon, and here ATP बहुत कम बनेंगे, which will be 2 ATP. So this particular thing is known as alcohol. Sorry, I am subjected to write. Okay, I write it over here. I have to please. इसे हम alcohol कहते हैं. So this is the first anaerobic respiration, जो होता है lower organism में, जैसे yeast. अब बात करते हैं हमारी, अच्छा हमें भी होता है। हमें कब होता है, हमें जब भी कुछ प्लेसेस पे जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जैसे कुछ मसल्स में, सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे, मसल टिश्यू, क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और इसमें एटीपी कितना जनरेट होगा, सेम 2 ATP। अच्छा ये लैक्टिक एसिड का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है कभी कभी मसल क्रैम्प आता है, बहुत पेन करने लगता है, सडनली वो बोलते हैं नस चढ़ गई है। यस मैम। Yes, ma'am. इन दिस, हाँ मैम अचानक हो जाता है। हाँ तो ये बोलते हैं मसल क्रैम्प। हैवी एक्सरसाइज जैसा करने से कभी कभी हो जाता है, तो मसल क्रैम्प में ना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया होता है आपके मसल में, तो बहुत सारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तब ये क्रैम्प होता है। जब आप उसको रिलीज करते हो ना, तभी मसल नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा रिलीज क्यों होता कैसे है? मिलेगा, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप गर्म पानी में अपना पैर रखो, या फिर वो शेक करो आप। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज ना करो, तो इन सब केस में हो सकता है। अंडरस्टूड? मैम हाँ, लैक्टिक एसिड से क्यों ऐसा होता है मसल को? वो स्टक कर देता है उस जगह को, जहाँ पे लैक्टिक एसिड जनरेट होगा ना बेटा, वहां पे मसल को वो जगह नहीं देता है काम करने की, वो स्मूथनेस मेंटेन नहीं करता बेटा। ओके मैम। हाँ चलो,
So this is what is your anaerobic respiration which you see on the board. Normally इसमें क्या question आता है? Normally question comes that what is the difference between aerobic and anaerobic respiration? So the first difference is aerobic happens in presence of air, anaerobic happens in absence of air. दूसरा difference is amount of energy which is generated in aerobic respiration is more because aerobic में हम 38 ATP generate करते हैं. यहाँ तो दोनों में 2 ATP ही है, तो बहुत less energy है. अगेन एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जहां आपको पता है प्रोडक्ट में हमको CO2 H2O यही सब मिल जाता है, तो दैट इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, क्योंकि ग्लूकोज भी बनता है विद CO2 H2O से. तो जब ग्लूकोज को ही तोड़ेंगे तो हमें वापस से CO2 H2O मिलना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे बोर्ड पे देखो हमको कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, ऊपर इथेनॉल है और नीचे लैक्टिक एसिड है. ठीक है. So these are the differences between aerobic and anaerobic respiration. Now let's understand respiration in plants. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से. क्या ये रेस्पिरेशन जो है वो रूट्स करते हैं क्या? No. नो मैम. नो. कौन रेस्पिरेशन करता है प्लांट्स में? Leaves. Bacteria. टोमेटा. Stomata, ma'am. अच्छा, Tissue. ये Xylem आपका and टेक्स्ट बुक, phloem. एक मिनट, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तीनों तीन इक्वेशन, इसीलिए मैंने रब किया है, फोटो नहीं लेने दिया है. ठीक है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से लिख लेना है. कौन रेस्पायर करता है प्लांट में से? रूट्स में रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन which are dissolved in the soil. ओके, तो रेस्पिरेशन होता है बाय रूट्स. अच्छा, स्टेम की बात करते हैं, तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम एंड फ्लोएम. नो, स्टेम में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा. और अगर हार्ड स्टेम है, जैसे आपके ट्री का होता है ब्राउन कलर का, उसमें प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, और यहाँ तो ऑब्वियसली स्टोमेटा. समझे? तो ये याद रखना, एमसीक्यू में आएगा. रूट्स का रूट हेयर, स्टेम का स्टोमेटा, हार्ड स्टेम का लेंटिसेल, इसका स्टोमेटा, ये रेस्पिरेशन करते हैं. अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. यस मैम. Okay, now let's understand respiration in animals. चलो, अभी मैं बताती हूँ, मुझे तुम लोग बताना इसमें कौन रेस्पायर करता है. अमीबा में कौन रेस्पायर, क्या रेस्पायर करता है? अच्छा, फिश में तो पता होगा ना आप लोगों को, क्या? गिल्स. Gill. गिल्स.
फिर इंसेक्ट में ट्रैकिया, नोज, मैमल्स में नोज, मैमल्स मतलब हम लोग, काउ, बफेलो, लंग्स, lungs, ये भी एमसीक्यू में आएगा। चलो इसकी फोटो ले लो बेटा। मैम डन। मैम टेकन। मैम 2 मिनट। हाँ, अच्छा मेरी एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैम फोटो टेकन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ज्यादा होती है या टेरेस्ट्रियल में? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में। ओके, नो, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than in terrestrial animals. एक्वेटिक को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है विच इज डिसॉल्व इन वाटर। समझो वो तो पानी मतलब ऑक्सीजन के आजू बाजू ही रहते हैं, हम पानी में से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं। लाइक वी ब्रीथ, हमें ब्रीथ करना पड़ता है एयर को, और वो भी जरूरी नहीं है कि उसमें चाहिए उतना ऑक्सीजन मिले। इसीलिए ब्रीदिंग इज स्लो इन टेरेस्ट्रियल जोन बट फास्ट इन एक्वेटिक जोन। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। मैम, हाँ, मैम बट पानी में तो कार्बन भी मिक्स हुआ होगा ना? कार्बन हुआ होगा, कार्बन ही बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना बेटा मिक्स, लेकिन पानी है भी तो कितना। जस्ट इमेजिन। ऐसे भी रिजॉल्व होगा। ओके, ओके मैम। ले लिया ना सबने फोटो? यस मैम। यस मैम। लेट्स स्टडी रेस्पिरेशन इन अमीबा। अच्छा, अब जो मैं करवा रही हूँ ना वो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। You have to write it as well and draw it as well, because this is now one of the important part which I'll be teaching you of this chapter. Respiration in amoeba. पहले तो रेस्पिरेशन होगा कैसे? It depends on simple diffusion. ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से अंदर आएगा ऑक्सीजन, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये अमीबा के अलावा पैरामोशियम एंड प्लानेरिया, ये दोनों में सेम डिफ्यूजन होगा। लार्ज ऑर्गेनिज्म में हम डिफ्यूजन नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट जाएगा, और इसी की वजह से हमको दिया हुआ है भगवान ने लंग्स।
चलो इतना लिख डालो। कौन सा पिगमेंट है? ह्यूमन ब्लड कैरीज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ये लिखना है, हाँ बेटा। मैम हाँ मैम ह्यूमन में तो मेनली रेस्पिरेशन एल्वियोलाई नहीं करती। हाँ, तो एल्वियोलाई में से फिर कहाँ जाएगा ब्लड? मैं आपको समझाती हूँ ना। ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन है ना, वो मैं समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे समझाना पड़ेगा तुमको रेस्पिरेशन इन फिश इन डिटेल। तो इसके बाद हेडिंग दे देना रेस्पिरेशन इन फिश। इसको ड्रॉ कर लेना और सब लोग कर लो, उसके बाद बोलो, फिर मैं कुछ समझाती हूँ तुमको। लिख लिया बेटा? यस मैम। किसी का बाकी है? ओके अच्छा, अब रेस्पिरेशन इन फिश। तो क्वेश्चन ये है कि फिश जो है उसको हम ऐसे ही मतलब ऑक्सीजन नहीं दे सकते क्या? फिश को ऐसे ही पानी में रख दो तो ऑक्सीजन वो कैसे लेती है? गिल्स के थ्रू, ऐसा बोला सही, लेकिन मतलब गिल्स से ऑक्सीजन अंदर जाता है? दैट इज माय क्वेश्चन। हाउ डज ऑक्सीजन, हाँ बोलो। मैम मे भी उनकी बॉडी के मतलब कि गिल्स में ऐसी प्रोसेस होती हो कि जो वाटर में से H2 को अलग करके उनकी बॉडी में मतलब कि वेन्स में भेजता होगा जहाँ पे ब्लड के साथ मिक्स होता होगा। ना बच्चे। एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू ट्राई? They take oxygen through their mouth. Basically oxygen is dissolved in water. So this dissolved oxygen, they acquire it from their mouth and they excrete it out from the gills, where the oxygen is been absorbed throughout the body. समझ आया?
अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी पानी में तो फिश वोंट बी एबल टू रेस्पायर बेटा. एवरीवन अंडरस्टूड? मैम गिल का मेन फंक्शन क्या होता है? गिल का मेन फंक्शन होता है टू रेस्पायर. तो गिल से जब पानी निकलता है ना तो उसी के मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजन छूट जाता है बेटा. इज इट क्लियर? Ma'am, can you explain again? डायग्राम पे फोकस Yes, ma'am. करो. सी वाटर इज एंटरिंग फ्रॉम द माउथ. पानी बाहर निकलेगा फ्रॉम द गिल्स. गिल्स में से जब पानी बाहर निकलेगा तो एक मेम्ब्रेन में से बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ही रह जाएगा और बाकी का इम्प्योरिटीज के साथ पानी बाहर आ ओके जाएगा. समझे? Yes, ma'am. That is how oxygen is being transported. Now let's study respiration in human. So I'm going to draw a diagram. First you watch it how to draw. Then we move ahead. I always suggest students to explain biology with diagrams. Okay. Give the heading respiration in human. Okay. मैं टर्मिनोलॉजीज पे बाद में आऊंगी. पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम सो दैट वी गेट क्लियर अबाउट इट. Okay. This is better. These are your lips, chin. Okay. We are not subjected to draw whole body. From the lips, we are assigning this sort of gland. और ये जो थोड़ा चिन को अंदर करेंगे ताकि इसका डायमेंशन मिल पाए. Okay, we are going to have this tube. बस इस तरीके का आपका ओपनिंग होगा. अब इसकी बात करते हैं. You will have this sort of structure जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं. थोड़ी सी बड़ी होगी इस ट्यूब से ऐसी. लैरिंक्स से कंटिन्यू होगा ऐसा, which will be divided into two parts. Okay. Now, once you draw this much, तुमको यहाँ से lungs draw करना है. Make sure ये एक लाइन हो. किसी का लंग्स ऊपर नीचे नहीं होगा इसलिए तो ऐसा लंग्स ड्रॉ करना है. सो लंग्स के नीचे यहाँ पे ऐसा डोम शेप बनाना है और इसको डबल लेयर करना है.
ऐसे। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दैट्स व्हाई, इट इज वेरी इजी इन फैक्ट। बस ये हो गया। अब इसके बाद इसको ना थोड़ा सा आप आगे लाइए, क्योंकि इसके बाहर ये जा सके, ऐसे कवर कर सके। तो इसी के साथ हम ये पूरा जो है ना उसको कवर कर लेंगे। ऐसे। So this is what our respiratory system looks like when you open it. ऐसी रिंग्स होती है। मुझे कोई एल्वियोलाई के बारे में पूछ रहा था। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होगी, मैं बहुत कम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये मैं आपको बता दूं, ग्रेप्स होता है ना वैसा स्ट्रक्चर होगा। ऐसा। और इसमें से अगर हमें एक देखना है मैक्सिमाइज करके, तो ऐसे इस पे छोटे छोटे पोर्स होंगे। मैं पहले इसका लेबल कर देती हूँ, फिर मैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम विद दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन। दिस इज नोन एज नेजल पैसेज, जहां से हवा आप अंदर लेते हो और वो अंदर से जाती है। ये इधर ना नाक के आगे नॉस्ट्रिल्स, तो दो होल्स होते हैं ना, दोज आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स, इसे हम नोज कहते हैं। ओके, अब दिस particular thing is known as mouth cavity. ये मैंने पहले भी बताया था, this is known as larynx. This is known as larynx. Okay. Now, this particular pipe is known as trachea. और ट्रैकिया को हम ना दूसरा लैंग्वेज में विंड पाइप कहते हैं। जैसे इसोफेगस को फूड पाइप, वैसे ट्रैकिया को विंड पाइप। अब इस पे ये जो रिंग्स है ना, सो रिंग्स जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? रिंग्स पहले तो बना किसका होगा? सो रिंग्स विल बी मेड अप ऑफ दिस कार्टिलेजेस, ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग rings of cartilages. Cartilages can be bent down. This particular segment, what you are seeing, those are known as lungs. अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये फ्लावरी टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं alveoli, and this particular two part, each of them bronchus, वैसे दोनों को साथ में हम ब्रोंकाई कहते हैं। ओके, ये जो आप खाली पोर्शन देख रहे हो इसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। And this dome shaped structure which I am just lining it off, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ओके, सो आप इसका फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो, इट्स अप टू यू। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां से आपकी आवाज आती है ना उसे हम लैरिंग्स कहते हैं बेटा। तो अभी आप
इतने ऑर्गन से क्लियर हो कौन कहाँ पे है? यस मैम। यस मैम। मैम ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है ना? देखो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, मैं इसके लिए एनफोर्स नहीं करती हूँ, पर कोई लोग पूछते हैं कोई लोग नहीं पूछते। ओके मैं तो हमें प्रिपेयर तो करना ही है पूरा डायग्राम। आई सजेस्ट कर लो ओके मैम। बिकॉज इम्पोर्टेंट डायग्राम है। देखो जैसे न्यूट्रिशन है ना, तो डाइजेशन जो हमने पढ़ा ह्यूमन का, तो वो सिस्टम आता है कंफर्म। फिर आगे अभी जाएंगे ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा हार्ट, तो हार्ट ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है। फिर आएगा इसमें से दूसरा डायग्राम है वो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तीसरा डायग्राम इसमें है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, सॉरी चौथा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पूछते हैं और नेफ्रॉन का भी। तो 5 डायग्राम ऑलरेडी है, तो इसको प्रेफरेंस 10 to 0 टर्म्स में मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। बट माई जॉब इज टू मेक यू प्रिपेयर, इसीलिए मैं तुमको करवा रही हूँ, समझ गए? ओके यस मैम। हाँ, अभी अभी आप सब लोग ना प्लीज इस डायग्राम पे फोकस करिएगा, ओके? और अपना बुक में मत देखिएगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना वो आपको फोकस करना है। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। रेस्पिरेटरी में जब मेन ऑर्गन्स बोलते हैं तो नोज है, नेजल पैसेज है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, डायाफ्राम है, इतना ही आएगा। तो मैं जरा टिक कर देती हूँ। नोज, one moment, I'll just give the tick mark to all the organs. Nose, nasal passage, bronchi, दो ब्रोंकस है ना, सिंगुलर ऐसे ब्रोंकस बोलते हैं, दोनों को साथ में ब्रोंकाई बोल सकते हो। ट्रैकिया 1 2 3 4, और चौथा पांचवा रह गया डायाफ्राम। ये 5 है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है बेटा, इसके अलावा कुछ भी लिखोगे ना तो गलत होगा। मैम लंग्स नहीं आएंगे? लिखा ना, लंग्स नहीं टिक किया मैंने। नो मैं लंग्स नहीं टिक किया आपने। रह गया, सॉरी। बस तो इतने हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, तो काफी लोग ना एल्वियोलाई, चेस्ट कैविटी, ये सब भी लिखते हैं उसमें, जो गलत हो जाता है फिर, ओके। अभी देखो, एयर आपका नोज अंदर लेगा, नोज में से एयर अंदर जाएगा वाया नॉस्ट्रिल्स, जो आपके राउंड राउंड कलर के हैं नाक पे, उधर से जाएगा इनटू नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में जाएगा तो यहां से नेजल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी। देखो नेजल पैसेज जहां पे मैंने ड्रॉ किया है ना, नेजल पैसेज इज डिफरेंट देन, देखो एक एक ऐसे ही मैंने पाइप छोड़ दिया है, तो दैट इज द इसोफेगस, तो वहां पे तो फूड ही जाएगा। तो अभी नेजल पैसेज से एयर सीधा जाएगा इनटू लैरिंग्स के साइड, ओके। अभी नेजल पैसेज जो है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर है, देयर इज फाइन हेयर एंड म्यूकस जो नेजल पैसेज में सिक्रीट होता है। तो ये सिक्रीट होने का मतलब क्या है, आपके नाक में जो अंदर होता है ना, नाक के अंदर बाल होते हैं, तो जो वो नाक में जो कचरा आप निकालते हो, कभी कभी कुछ लोग तो खाना भी पसंद करते हैं उस कचरे को, तो इन शॉर्ट दैट कंसिस्ट ऑफ द म्यूकस। तो यहाँ पे सारी डस्ट, डर्ट पार्टिकल सब कुछ ना फिल्टर होके फिर एयर अंदर जाता है। इसके बाद हमारी जो ये एयर है दैट गोस इनटू लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स
के पहले जाएगी इनटू फेरिंग्स। मैंने फेरिंग्स को किया है टिक? नहीं, नहीं, फेरिंग्स को मैंने लेबल नहीं किया है। नेजल पैसेज के बाद तुरंत जो पैसेज आएगा उसे हम कहेंगे फेरिंग्स। लेट मी मार्क इट। दिस इज फेरिंग्स। ओके, अब फेरिंग्स में जाने के बाद तुरंत माउथ में से भी डायरेक्ट जाएगा फेरिंग्स में, क्योंकि हम माउथ से भी कभी कभी एयर लेते हैं, तो ये भी तुरंत फेरिंग्स में नोज से भी जाएगा इनटू फेरिंग्स। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर एयर इज गोइंग टू एंटर द विंड पाइप। तो लैरिंग्स से होता हुआ ये जाएगा इनटू दिस विंड पाइप, और विंड पाइप में जाएगा। उसके बाद इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ईच वन सेड टू बी ब्रोंकस। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्यूब्स है जो ब्रोंकाई बोलते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द लंग्स। दिस इज लंग्स, व्हाट यू आर सीइंग। एंड लंग्स है वो किसमें है? तो लंग्स ये आप देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज चेस्ट कैविटी। ये जो खाली जगह आपको ये सब दिख रही है, दिस इज द कैविटी। कैविटी मतलब होल, मतलब जगह जहां पे आपने लंग्स को फिट किया है। सो लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी। अगेन लंग्स आर कवर्ड विद 2 थिन मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लूरा। तो ये डायग्रामेटिकली नहीं बता सकते हैं, प्लूरा के बारे में हम लिख सकते हैं। लंग्स are covered by thin double membrane called pleura। तो यहाँ पे और इसके ऊपर ही होता है ऐसा। ओके, अभी लंग्स हमको पता है कि रिबकेज में होता है। आपको पता है ना, बोन्स होते हैं यहाँ पे आगे आगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। Yes, ma'am. You have seen the skeletons, all of you might be knowing that. अच्छा, so we have ribcage, जिसमें रिब्स होते हैं। ribcage is made up of bones, जिसे हम कहते हैं रिब्स। अभी बात करते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पे स्टॉप किया कि भाई एयर इज डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकस। ओके, अब ये जो ब्रोंकस होता है ना, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू द लंग्स। तो ब्रोंकस जो ये ब्रोंकस है, ये डिवाइड होता है इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये मैंने लिखा है ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे। ओके, सो दिस इज बीन डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें ना एयर सैक होते हैं, इसे हम थैली बोलते हैं। एयर सैक जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ओके, तो एयर सैक जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये कुछ वैसे ही होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप जैसा होता है। और इसके बाद एयर हमारी यहाँ एल्वियोलाई में आती है। अब इसके बाद क्या होगा, ये एल्वियोलाई पे ऐसे पोर्स होंगे छोटे छोटे। तो इसमें से ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज होगा, CO2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे ये काम करने के लिए एल्वियोलाई में कौन आएगा? ब्लड किसको लेके आएगा? हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न चला जाएगा आउट ऑफ द lungs, and hence the exchange of gases will take place. Are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम, मैम ये जो एल्वियोलाई का आपने जो समझा है ना, उसमें पता नहीं चला। किसको पता नहीं चला बेटा? मैम मुझे।
ये एल्वियोलाई ना ऐसा बॉल, वैसे ऐसा बंच ऑफ ग्रेप जो होता है ना वैसे होता है। तो इस एक ग्रेप को मैंने तोड़ा और यहाँ पे मैक्सिमाइज किया। इस पे ना ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिधर से जाएगा ऑक्सीजन अंदर इनटू द ब्लड, क्योंकि इसके अंदर वेन्स होती है जहां से ब्लड आता है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है टू ब्लड। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ से जो ऑक्सीजन पेनिट्रेट करके गया होगा वो अंदर चला जाएगा और CO2 यहीं से बाहर आ जाएगा और फिर वाया लंग्स वो हम जब एक्सहेल करेंगे तब बाहर निकल जाएगा। समझ आया साक्षी? यस मैम। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये सिर्फ इतने ऑर्गन्स को ही क्यों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं? हमारे पास तो एक सिस्टम है ना पूरा रेस्पिरेटरी का, और ये जो बाकी के जो है वो ऑर्गन्स नहीं है, दे आर द पार्ट्स। जैसे लंग है तो वो पूरा ऑर्गन है, एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ अ लंग बेटा। समझ आया? यस मैम। ओके। That is why. So we should be understanding the difference between organs and the other subjective parts of it. अच्छा, और एक चीज, अगर आपके ह्यूमन बॉडी में दो ह्यूमन बॉडी की एल्वियोलाई को अनफोल्ड कर दूं ना, अनफोल्ड मतलब एल्वियोलाई को अलग कर दूं, तो 80 स्क्वायर मीटर का जो टेनिस कोर्ट होता है ना, उतने एल्वियोलाई होते हैं हमारी बॉडी में। मतलब आधे, तो सोचो हाफ जो कोट है ना उतने ज्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट है हम में, और दूसरा ह्यूमन है उसमें प्रेजेंट है उतने हाफ एल्वियोलाई। We have a great capacity to absorb this oxygen. Okay. Now when we breathe in and breathe out, तो उसमें देखो अगर आपने ब्रीथ इन किया तो आपका ये जो डायाफ्राम है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से हवा अंदर आ रही है, हवा इधर अंदर आ रही है, तो ये डायाफ्राम नीचे जाएगा ना क्योंकि ये फूलेंगे, और जैसे ही आप एक्सहेल करोगे डायाफ्राम ऊपर आएगा। सो हियर देयर विल बी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया? ऑफ द डायाफ्राम। व्हेन यू ब्रीथ इन द डायाफ्राम विल मूव डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये लंग्स बढ़ रही है, ऐसे फूलेगी ना तो नीचे आएगा डायाफ्राम, ऊपर आएगा तो एयर सब बाहर निकल जाएगी। जैसे आप बलून को प्रेस करते हो तो एयर बाहर, बलून को ऐसा आने दोगे तो एयर अंदर। तो बलून को जब एयर अंदर आता है तो बलून ऐसे नीचे ब्लो आउट होता है ना, वैसे ही डायाफ्राम नीचे जाता है। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन बेटा? यस मैम। यस मैम। ये मैम भी डायफ्राम का दूसरा क्या वर्क होता है? कुछ वर्ड नहीं होता डायफ्राम का, ज्यादा से ज्यादा आप उसे शीट ऑफ मसल कह सकते हैं। चेस्ट कैविटी को थोरेसिक मैम वो कैविटी। क्या होता है इसका? क्या क्या क्या? मैम डायफ्राम का वर्क क्या होता है? डायाफ्राम का वर्क कितना ही होता है कि ये इसको प्रोटेक्ट करे। बेसिकली डायाफ्राम जो है ना, डायाफ्राम इज आल्सो नोन एज शीट ऑफ मसल्स, तो ये ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा डायाफ्राम जो है वो रिब से अटैच होता है ताकि हमारा जो चेस्ट कैविटी है ना वो आराम से, मतलब ये फूल सके। तो डायाफ्राम के सपोर्ट से फूलता है, ऐसे ही फूलेगा तो बॉडी थोड़ी डिसलोकेट हो जाएगी हमारी। ठीक है? ओके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ओके, वन मोमेंट, आई विल रब फ्यू थिंग्स, फिर आप ले लेना फोटो इसका। जब भी आप बोलोगे, जैसे हमने इनहेल किया एयर को, इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, तो अभी इनहेल्ड एयर में ले लो ऑक्सीजन है, मैंने इनहेल किया ऑक्सीजन 21%, एक्सहेलेशन में सिर्फ 16.4% ही बाहर जाएगा, बाकी का अंदर रह जाएगा। समझे?
देन कम्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेल कर रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% हम 0.04% इनहेल करेंगे, क्योंकि उतना तो एयर में भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी होता है। हालांकि जब एक्सेल करेंगे तब वो कैपेसिटी हो जाएगा 4.4% का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल हैव वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो बहुत ही थोड़ा हम इनहेल करेंगे जो एयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब बाहर निकालना होगा तब it will be a lot of water vapor which will be going out. ठीक है, नॉर्मली हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग इन अ मिनट, रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होगा? 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं बच्चों? 15 to 18. यस, 15 to 18 पर मिनट। 15 to 18 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं। अगर आप इससे कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, देन या तो आप जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो हमें बहुत सारा ब्रीदिंग करना पड़ता है उस टाइम पे, अदरवाइज इट्स फाइन। एंड या फिर आपका हार्ट कम चल रहा है ऐसा बोलते हैं नॉर्मली। अब दूसरा मैं एक चीज बता देती, हीमोग्लोबिन जो होता है ना बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन जिसको होता है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम आता है तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, तो रेस्पिरेशन में उसे बहुत दिक्कत आता है बेटा, तो उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होते हैं, लैक ऑफ एनर्जी होता है। कई बार ऐसा सुना है हम लोगों ने कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। अच्छा, ये कब होता है ये भी मैं बता दूं। आपको पता है सब फायर होता है तो सब मर जाते हैं ड्यू टू ब्रीदिंग इश्यूज। Yes, ma'am. हाँ, तो फायर में कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होता है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा जब कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होता है तो उसमें फिर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर पीपल डाई, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपके पार्ट्स वर्क नहीं करेंगे until and unless your brain has oxygen. Okay, one more thing, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है हेल्दी एडल्ट में, तो वो कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द एडल्ट? 12 to 14. 12 to 15. It is 12 to 18 grams per deciliter. I am इसकी फोटो ले लो ना बेटा फटाफट। पूरा बोर्ड भर दिया मैंने। मैम हाँ, मैम तो जो जिसको अस्थमा होता है उन्हें मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? मैं समझाती हूँ बेटा, डिफॉर्मिटी सारी समझाती हूँ। मैम जो ऊपर आपने पहले बोला कि फोटो- वाटर पेपर अगर हम इनहेल करते हो तो वो बहुत कम होता है और एक्सहेल में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा कैसे होता है? क्या इनहेल करते हैं तो कम होता है और एक्सेल में वाटर वेपर। वाटर वेपर समझा। अभी मैं बोर्ड रब करूँ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ना तुमको खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अभी मेरा लेक्चर खत्म होना उसके बाद एक काम करना, एक रुमाल लेना, पहले मत लेना, पहले तुम उसको पहले एयर को इनहेल करना, फिर हैंकरचिफ को इधर लाओ और जोर से एक्सहेल करना। पानी निकलता है या नहीं इतना बताना ना मुझे, और क्या यही पानी इनहेलेशन में अंदर गया था ये बताना मुझे, ठीक है? यस मैम। तो ये आप करके देखना। हाँ,
hemoglobin in healthy adult 15 to 18 डेसीलीटर्स बोलते हैं। अच्छा 15 to 18 सॉरी ग्राम्स होगा, ग्राम्स पर डेसीलीटर। So it will be 15 to 18, not 15 also, 12. क्योंकि वुमन और मतलब मेल का दोनों का रेंज में कंबाइन करके बता रही हूँ इसीलिए। So 12 to 18 ग्राम पर DL इसमें है तो यू आर हेल्दी। अच्छा और एक चीज, काफी लोगों को ना, आपने ये वर्ड सुना है, अभी भी बहुत ही शॉर्टेज है इसकी। Yes, ma'am. हाँ मैं वेंटिलेटर। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, ventilator is known as Yes, ma'am. artificial breathing system। जो आपने ट्रैकिया देखा ना, ट्रैकिया में डायरेक्ट इसका पाइप जाता है, नाक की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, और आर्टिफिशियली हम लोगों को ब्रीथ करवाते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बनी रहे। बहुत सीरियस पर्सन होता है जो ब्रीथ खुद नहीं कर सकता है, कंफर्टेबली नहीं कर सकता है, उनको वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने मुझे पूछा था कि मैडम अस्थमा वगैरह में क्या होता है। अस्थमा वगैरह में ऐसा होता है बेटा कि जो एल्वियोलाई पे आपने जो पोर्स देखे ना, जो होल्स देखे, वो होल्स ना उतने नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में जो होने चाहिए, और इसी की वजह से अनफॉर्चुनेटली ब्रीदिंग कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, और इसीलिए फिर उन लोगों को पंप लेना पड़ता है ताकि उनके एल्वियोलाई जो है वो ज्यादा ब्रीद इन कर सके ऑक्सीजन को। अस्थमा एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी है। अगर आप जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो वो लोग काम करते हैं तो उनको भी हो सकता है, बिकॉज दे स्टे इन एयर पोल्यूशन, एंड इट कैन बी अ बर्थ डिफेक्ट एज वेल। मतलब बर्थ से ही काफी बच्चों का लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है तो अस्थमा बाय बर्थ हो सकता है। इज इट फाइन टू एवरीवन? यस। चलो इसका फोटो ले लो, and your homework would be to write all these things in your book along with the diagram of the respiration, and you can make it just for your understanding purpose। इसको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलो, तो I'll see you in the next lecture. Bye. बाय मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम।